को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। नाउ सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। देश में 32 साल तक कश्मीर का सच छिपा रहा तो इसका गुनहगार कौन है? आज सीधा सा सवाल पूछेंगे देश नहीं झुकने देंगे में कि 32 साल तक कश्मीर का सच छिपा रहा तो गुनहगार कौन? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कश्मीर फाइल्स को लेकर आप जानते हैं देश भर में विवाद बढ़ता जा रहा है। कश्मीर नरसंहार के वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला ने तो अब कह दिया कि कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर फिल्म सच्ची हो। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है तमाम लोगों को, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द दिखाया गया है, बहुत लोग परेशान हैं कि ये फिल्म कैसे बन गई, क्यों बन गई। ये सच्चाई तो पर्दे में रहनी चाहिए थी, नकाब में रहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया आज कि कश्मीर के सच को दबाया गया। सवाल यह कि फिर किसने दबाया? वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडित पीड़ित बताए जाए? वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में हिंदू नरसंहार को सांप्रदायिक माना जाए? क्या अब देश में छिपा कर रखी गई कई और फाइल्स खोलने का वक्त आ गया है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं। सवाल यह कि कश्मीर फाइल्स तो बनी जिसमें इस्लामिक कट्टरता की फाइल खोल के रख दी गई, लेकिन क्या अब मोपला फाइल्स का भी वक्त आ गया है जिसमें बताया जाए कि देश को मोपला विद्रोह के नाम से 101 साल से झूठ पढ़ाया गया और मोपला में हिंदू नरसंहार का सच दबाया? क्या मोपला फाइल्स बनेगी? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि स्वामी श्रद्धानंद हत्याकांड पर भी एक फिल्म बने जो बताए कि देश का पहला आतंकवादी अब्दुल रशीद था जिसने शुद्धि आंदोलन की वजह से स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की? क्या वक्त नहीं आ गया कि भाई अब 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे पर भी कोलकाता फाइल्स बने जो बताए कि कैसे कोलकाता को एक ही दिन में हिंदुओं का कब्रिस्तान बना दिया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे गूगल करिएगा, पढ़िएगा। जैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर आप लोग हैरान हो रहे हैं कि इतनी क्रूरता हुई थी हिंदुओं के साथ, ये डायरेक्ट एक्शन डे वाली अगर फाइल खुल गई ना कोलकाता फाइल्स तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या वक्त आ गया कि 1947 के विभाजन पर भी एक फिल्म बने और सच दिखाया जाए कि कैसे पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, हैदराबाद में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की गई, नरसंहार हुआ था। विभीषण वो विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। वक्त आ गया कि 1948 में चित्तपावन ब्राह्मण नरसंहार पर भी महाराष्ट्र फाइल्स बने एक और बताया जाए कि कथित गांधीवादियों ने कैसे हजारों चित्तपावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। अब ये उम्मीद है कि 1966 के संसद नरसंहार पर भी फाइल्स बने जो बताए कि गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग करने वाले साधु संतों की कैसे निर्मम हत्या की गई। ये सब है कि 2002 के गोधरा नरसंहार पर भी यह फिल्म बने जो बताए कि साबरमती एक्सप्रेस में कैसे अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। अब वक्त आ गया है कि 2020 में दंगों पर भी फाइल्स बने, दिल्ली दंगों पर भी, जो बताए कि कैसे हिंदू नरसंहार के लिए महीनों लंबी प्लानिंग की गई और हिंदुओं की को उनसे क्रूरता हुई, बर्बरता की हदें पार की गई। यानी कि कश्मीर फाइल से जो हिंदू नरसंहार का सच सामने आ गया है ना, वो देश में सेकुलरिज्म के नाम पर हुई साजिश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा। शायद इसलिए आज प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि देश में सत्य को दबाने के लिए एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। सुन लीजिए एक बार, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है
और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। अशोक पंडित इस वक्त मेरे साथ हैं, फिल्मकार हैं, कश्मीरी पंडित अशोक पंडित मेरे साथ हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ हैं और फैज अहमद साहब भी हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रागिनी, जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आपका कमेंट कि कुछ एक इकोसिस्टम काम करता है सच को दबाने के लिए, और सच को दबाने की पूरी कोशिश हुई और ये इकोसिस्टम अभी भी परेशान है कश्मीर फाइल से। रागिनी। अमन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्में बनती रहनी चाहिए और ख़ास तौर से वो फिल्में जो हकीकत का आईना होती हैं बहुत बननी चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा की आड़ में यदि कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो कि सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाती, जो कि हकीकत से जुदा होती हैं और कहीं ना कहीं सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से कौमी एकता पर, गंगा जमनी तहजीब पर वार हो, तो मुझे लगता है कम से कम उन फिल्मों पर सवाल पूछने का अधिकार तो होना चाहिए। और शायद इसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और बहुत अच्छा लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के घोर विरोधी होते हुए भी कम से कम कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए उन्होंने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो किया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसी परिभाषा है और कैसी समझ है मोदी जी की कि आरएसएस के लोग अगर इसी फिल्म को देखने जाते हुए सिनेमा हॉल के अंदर खड़े होकर आरएसएस का गीत गाते हैं ऐसे, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अगर कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच को पूरी तरह से दिखाया गया है, तो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे अमन, तब उन्होंने परजानिया फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया था। एक भी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी गुजरात में, जो 2002 के दंगे की बात करती है। और इसी टिप्पणी में आगे नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं एक और फिल्म की, रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म की, और कहते हैं कि जब तक ये फिल्म नहीं आई थी तब तक गांधी जी के महात्म्य के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की भी बात करते हैं। हमारे परम ज्ञानी प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि 1982 में आई है ये फिल्म, और उससे पहले महात्मा गांधी की महानता जो थी पूरी दुनिया उनसे वाकिफ थी। मार्टिन लूथर किंग ने पिक्चर नहीं देखी थी पर सच जानते थे वो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे मार्गदर्शक हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि पवित्र योद्धा हैं। तो केवल फिल्म के माध्यम से ही सच पता चलेगा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी मुगालफत है। और एक और सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म करूंगी, सिर्फ 10 सेकेंड और दे दीजिए, कि ऐसा क्यों होता है कि भाजपा के शासन में आते ही हिंदू खतरे में हो जाते हैं। भाई, आजादी के बाद 43 साल तक जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, कश्मीरी पंडितों का बाल भी बाका नहीं हुआ। पर 85 सांसद वाली भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार जैसे ही सत्ता में आई, नरसंहार कत्लेआम हो गया। ये इसलिए हुआ, हिंदू खतरे में इसलिए आते हैं भाजपा के शासन के आते ही, क्योंकि ये संयोग नहीं है अमन, ये प्रयोग है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का, तोड़ो और राज करो की नीति को देश में फैलाने का ये प्रयोग है अपनी सियासत को मजबूत करने का। ठीक रागिनी, एक तो सवाल कि बीजेपी समर्थित वो वीपी सिंह की सरकार थी जब ये एक्सोडस हुआ, उस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन। लेकिन एक सवाल मेरा रागिनी आपसे, उसके बाद सुधांशु जी भी अब जुड़ गए हैं, वो जवाब दे देंगे इस चीज का। रागिनी, आपने कहा कि तथ्यों से परे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और सिक्के का दोनों पहलू दिखाना जरूरी है। क्या आपका ये जिक्र कश्मीर फाइल्स को लेकर है? क्या आपको लगता है कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और सिक्के के दोनों पहलू नहीं दिखाए गए? ये आपको लगता है क्या? अमन, देखिए, क्या इस फिल्म ने ये पुरजोर तरीके से बताया कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा द्वारा समर्थित थी? क्या ये बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, संघ और पूरा वीएचपी कत्लेआम को देखते हुए एक आवाज बिना उठाए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? क्या ये बताया गया कि भाजपा ने वीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया इतने बड़े एक्सोडस के बाद भी? क्या ये बताया गया कि जगमोहन, जिन्हें राज्यपाल भाजपा के कहने पर बनाकर भेजा गया था, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या ये बताया गया कि आर्मी वहां पर डिप्यूटेड थी, फ्लैग मार्च का ऑर्डर नहीं मिला, वो तब दिया गया जब जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? यहाँ दिल्ली में घेराव किया था राजीव गांधी जी ने। जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? और हिंसा को रोकने का काम किया। जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? एक मिनट, बहुत जरूरी है सवाल। मैंने सवाल पूछा कि जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? हटाया क्यों नहीं? किसने बनाया था जगमोहन जी को राज्यपाल? कि उनको हटाया क्यों? इंदिरा गांधी ने बनाया था। अरे ये आप किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया था। लेकिन कब? राजीव सरकार में भी वो रहे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जब वो
जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक है, सरकार की थी ना। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति की थी। तब क्या हुआ? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी समर्थित आपकी सरकार, वीपी सिंह की सरकार, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल जगमोहन जी। तो फिर जिम्मेदार ये लोग कैसे? मैं फैक्ट बता देता हूं। शायद रागिनी जी भूल गई कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या कब हुई? नवंबर 1989। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। और हत्या होने के बाद उनका शरीर 4 घंटे तक पड़ा रहा, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टीकालाल टप्पू की हत्या कब हुई? 88-89। जगमोहन जी आपकी सरकार के बनाए हुए गवर्नर थे। उनकी राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी 1988 में है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, आपके लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बचपन की बात याद है, जब 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी, तो एक वनडे मैच श्रीनगर में भी हुआ था। 83 में किसकी सरकार थी? और वहां भारत और वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भारत विरोधी, और इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। किसकी सरकार थी? 1988 से 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहराना बंद हो गया था। 88 से 88 में किसकी सरकार थी? चलिए, जगमोहन जी को कह दिया आरएसएस के मेंबर थे। अरे भैया, इंदिरा जी ने जगमोहन जी को दिल्ली में गवर्नर बनाया, राजीव जी ने बनाया वहां पर, और वो हो गए आरएसएस के सदस्य। ये जो तथ्यों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है, और ये सिर्फ यहां तक नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाना कि महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, और उन्होंने देश की एकता में समस्या पैदा की। छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, राजा सूरजमल जाट वॉज क्रिएटिंग प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। जो सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर वॉज बिकॉज ऑफ ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अरे क्या क्या नहीं लिखा है आपने। और हिंदू खतरे में, अरे हिंदू खतरे में तो पाकिस्तान का डिवीजन जिस पार्टी ने अपने हाथ से किया हो। कश्मीर तो छोड़िए, ये धुबरी बरपेटा में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? मालदा में बंगाल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ? मल्लापुरम में केरल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ? और ये बताइए, इसी कश्मीर में तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। विवादित ढांचा, जिसे कहीं से मस्जिद नहीं कहा जा सकता था, जहां 57 साल से नमाज नहीं हुई थी और 43 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। 92 में किसकी सरकार थी? कोई चू से मुंह बोला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक हकीकत है, उस हकीकत को तथ्यों के आधार पर, मैंने इतने फैक्ट्स गिना दिए, एक भी फैक्ट को अगर इन्हें गलत लगा तो ये कांग्रेस पार्टी। अशोक पंडित आपके पास आऊं, उससे पहले रागिनी आप जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर 1989 में सरकार बनी थी। अब 1 महीने में ऐसे हालात पैदा हो गए कश्मीर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह और जनवरी में एक्सोडस। अच्छा, एक फैक्ट और बता दूं, सुनिए, एक फैक्ट और रागिनी जवाब दे दे। जगमोहन जी वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर। एक लाइन अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है एक लाइन ऐड कर दूं फैक्ट। हाँ जी। जगमोहन जी अपॉइंट हुए गवर्नर 18 जनवरी 1990, और 20 जनवरी को एक्सोडस हो गया। तब तक वो जाके गवर्नर का चार्ज भी नहीं ले पाए। 19 जनवरी को हुए थे वो अपॉइंट। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत हूं। 19 जनवरी को अपॉइंट हुए थे वो। 19 जनवरी को अपॉइंट हुए थे, जिस दिन एक्सोडस हुआ उसी 19 जनवरी को अपॉइंट हुए। वो जम्मू में थे, 21 तारीख को श्रीनगर आए थे। उनके आने से पहले एक्सोडस हो चुका था, ये भी फैक्ट है। 19 जनवरी 1990 को वो गवर्नर अपॉइंट हुए थे जगमोहन, ये भी एक फैक्ट है। बहरहाल, अब आप रागिनी आप बोल लीजिए। 1 महीने पहले सरकार बनी थी, वीपी सिंह बीजेपी समर्थित। अमन, ये बड़ा, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सुविधाजनक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए, और खास तौर से सुधांशु जी के लिए, जिनके पास ऐतिहासिक ज्ञान है, प्रबुद्ध व्यक्ति है। मैं मानती हूं कि जैसे ही कठिन सवाल पूछा जाए इनकी सरकारों के कार्यकाल के बारे में, ये इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। जब हमारी सरकार चली गई, किसी कारण से चली गई, और आपकी सरकार वहां पर बैठ गई वीपी सिंह के साथ, उसके बाद की जिम्मेदारी आप हमसे मांगना चाहते हैं। कमाल की बात है। 52 साल आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराया नहीं, और आज आप कांग्रेस पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर में झंडा फहर रहा है या नहीं फहर रहा है। भाई, कश्मीर की समस्या को 3 भाग में जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया था और कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इन तीनों पर बात होनी चाहिए। मैं तो इन तीनों के तकाजे से आपसे ये पूछती हूं कि 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के, 8 साल मोदी जी की सरकार के,
पीडीपी सेपरेटिस्ट पार्टी अब आप जिसे कहते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद साहब जिन्हें गृह मंत्री आपने बनाया, उनकी पार्टी के साथ आपका कार्यकाल, और अब भी जब वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल है, लाखों कश्मीरी पंडित जिनका विस्थापन हुआ, उनमें से कितने लाख पंडितों को आप घाटी में वापस बसा पाए, मुझे बताइए। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजा उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए? कितनों को आपने नौकरियां दी? कितनों के जीवन में आप सुधार लेकर आए? पर ये सब आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका मकसद जख्मों पर मरहम छिड़कना नहीं है, आपका मकसद जख्मों को कुरेदना है कि हिंदू मुसलमान हर चुनाव से पहले किसी न किसी कारण से हो जाए, और इसीलिए उसके अलग अलग हथकंडे होते हैं। आज कश्मीर फाइल्स वो एक हथकंडा है, और मैं तो आपसे कहती हूं कि आप लगातार गिनाइए, आप गिनाइए कि पीछे क्या हुआ, लेकिन इतिहास से वर्तमान के सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। मैं बार बार आपसे कम से कम एक चीज अच्छी है कि कम से कम, और आप कह रहे हैं ना किसने बनाया, किसने बनाया, भाई बड़ा दिल करके हमने तो संघ के आदमी को भी बना लिया, पर उस संघीय आदमी ने क्या किया वहां बैठकर, जी कम से कम ये बड़ा प्रश्न है। नहीं ठीक, क्यों नहीं आप लोगों ने कोई कार्रवाई अगर वो की? संघीय आदमी है तो अपॉइंट इंदिरा गांधी ने क्यों किया था फिर? हाँ मैं कह रही हूँ बड़ा दिल, हम तो समावेशी थे, बताइए, हमने तो बैन अगर लगाकर वो भी बैन संघीय हटा आदमी दिया है संघ पर से, तो अपॉइंट हमने इंदिरा बैन गांधी ने लगाकर भी किया, बैन हटाया संघ राजीव पर से, क्योंकि हम बैन लगाने की राजनीति में विश्वास नहीं करते अमन जी। जी लेकिन आज तो जवाब इनको इन सवालों के देने पड़ेंगे। चलिए अब मैं अशोक पंडित, अच्छा सुधांशु जल्दी से एक बात 30 सेकंड में, क्योंकि अशोक पंडित भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। आप बोल लीजिए एक एक देखिए अशोक पंडित, रागिनी जी, इमरजेंसी में तो आरएसएस पे बैन लगा था, आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गवर्नर बना दिया था। कितना सुविधा का तर्क है भाई, गजब का सुविधा का तर्क है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और आप अडवाणी जी ने तो कहा है कि हमारी सरकार आने से पहले पिछले 50 सालों में एजेंडा क्या होता है रागिनी जी, पिछले 50 सालों में एक हिंदी फिल्म बताइए 1970 के बाद की, जिसमें धोती कुर्ता पहने हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला लिए हुए कोई कैरेक्टर पॉजिटिव रोल में हो, बताइए। ये टिपिकल निगेटिव रोल का कैरेक्टर था। हमेशा पूजा पार्टी हिंदू जो है। अच्छा एक और बात बताइए, आज विनोद कापड़ी जी ने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा छोड़िए ना किसका नाम ले रही हैं आप, छोड़िए ना किसका नाम ले रही है। नहीं मेरी डिबेट स्पॉइल होगी, किनका नाम ले रही है? नहीं है, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड है मेरी डिबेट का, ऐसे किसी का भी नाम ले लेंगे आप तो मेरे लिए मेरे शो के लेवल खराब होता है। मैं एक रागिनी जी आप किसी का भी नाम ले लेंगे, स्टैंडर्ड खराब होता है। विषय की गंभीरता बनाए रखते आप उनकी बात हुए करिए। हाँ जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं जी, 70, 80, 90 का दशक, 1970 के बाद से एक कोई फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। यह एक एजेंडा था कि हमेशा भगवा वस्त्रधारी, कंठी माला पहने हुए, पूजा पाठ करने वाला हमेशा निगेटिव रोल में होगा। और याद करिए अमिताभ बच्चन की 70 के 80 के दशक की फिल्में, जिसमें मैं गाइड फिल्म बताती हूं। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा चलिए एक आप फिल्म बताइए जिसमें मुस्लिम निगेटिव रोल में हो, बताइए। और वो पूरा पॉजिटिव रोल था। मैंने लिया नाम, मैंने गाइड फिल्म का नाम लिया, आपने देखी होगी, कांटों से खींच के ये आंचल। अरे मैंने 1970 की बात कही भाई, जब से आप केजीबी के चंगुल में आए। भगवा वस्त्र धारण करके उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाया। लोगों की पीड़ा को हरकर कैसे स्वयं त्याग किया जाता है, ये भी करके दिखाया। आप ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशन वाले स्टेटमेंट देकर मेरे साथ नहीं बच पाएंगे सुधांशु जी, मैं उसमें पकड़ पकड़ के उदाहरण आपको दे दूंगी। अरे भाई रागिनी जी आप भूल गई, मैंने 1970 बोला, 70। जब से केजीबी के चक्कर में आए मित्रों की सरकारी पॉलिटिकल ने कैसे बताया है कि कैसे कम्युनिस्टों ने कंट्रोल किया था। जब से इंदिरा गांधी की सरकार आई उसके बाद ऐसा, जब कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर आपने सरकार बनाई, और जब से मुस्लिमों से फतवा जारी करवाना शुरू किया। पर मुझे आप केवल ये बताइए, अच्छा बताइए, केवल ये बताइए कि गुजरात फाइल्स अच्छा बताइए बनाना चाहते हैं। 70 और 80 के दशक में हीरो जाता था, और अगर उसकी भाभी या माँ भगवान का प्रसाद देती थी तो कहता था मुझे ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए, गुजरात में, और वहीं 786 का बिरला उसकी जान बचाता था। ये सच है कि नहीं? तो मैं मान लूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो मन, वचन और कर्म से उसे मानते हैं। नहीं, लेकिन वो ये ना हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ क्या हुआ था, वो क्यों ऑल इंडिया रेडियो से निकाले गए थे। छोड़िए वो सारी चीजें, वो इतिहास है बहुत बड़ा, वो इतिहास है, छोड़िए ना। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अशोक पंडित की बात करेंगे। अशोक पंडित जी, अशोक पंडित के ऊपर प्रतिबंध, मजलूस सुल्तानपुरी के ऊपर प्रतिबंध, नेहरू के जमाने में आंधी फिल्म के ऊपर प्रतिबंध, नसबंदी फिल्म के ऊपर प्रतिबंध, किन किन फिल्मों को गिनाएंगे साहब? अब ये फिर मुझे भी, चलिए अशोक पंडित, छोड़िए ना, उस तरफ नहीं जाते। अशोक पंडित के पास जा रहा हूं मैं, इसलिए अशोक पंडित, आपको भी लगता है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य की सुपारी
सेकुलर सुपारी ली थी और सत्य की सुपारी किलिंग की गई, कुछ लोगों ने की, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको लगता है सत्य है और अब फाइनली सच दिखाया गया? कांग्रेस कह रही है तोड़ा मरोड़ा गया, एक तरफा है, एक अमन जी पक्षी बहुत है। बहुत शुक्रिया। अशोक पंडित, अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में इन्वॉल्व करने के लिए। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं शुरुआत में ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज पार्लियामेंट में हमारे 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया और वो सारे देश प्रेमी जो हमारे हैं उनकी ताकत बढ़ाई, उनका मनोबल बढ़ाया और ये जताया कि इस कंट्री में, इस देश में, इस नए भारत में सच्चाई प्रिवेल करेगी और जितनी भी गलत चीजें हैं, जो भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो इस कंट्री में प्रिवेल नहीं कर सकेंगे। आइए अब मेरे मुद्दे पर, मेरी कौम के मुद्दे पर, मेरे कम्युनिटी के मुद्दे पर। कहा जाता है कि इस फिल्म में, कश्मीर फाइल्स में, एक तरफा बयान किया गया है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक तरफा बयान किया गया है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप मेरी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने 1992 में बनाई थी, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, वो देखिए। वो जो फिल्म है वो साक्षात जगह पे, रियलिटी के टाइम पे जो हो रहा था, मैंने शूट किया था खुद ही। मैंने 19 जनवरी शूट किया है, जिस दिन लाखों की तादाद में लोग बाहर आए और उन्होंने चिल्लाया, चीखा, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार हुआ, मस्जिदों के स्पीकर से आवाजें लगाई गई कि कश्मीरी पंडित, कश्मीर खाली करो, अपनी बहू और बेटियों को यहां छोड़ के जाओ। आज भी जब हम सोचते तो हमारी रूह कांप जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम बचे कैसे। जगमोहन की वजह से हम बचे, जगमोहन की वजह से हम आज आपके सामने बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जगमोहन नहीं होता तो हमारी औरतें और बहुओं का बलात्कार हो गया होता, वो काटी गई होती जैसे गिरजा टिक्कू काटी गई है और हम तो फांसी पे लटका गया होता। तो मैं जगमोहन जी के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये 19 जनवरी बीजेपी का राज था, बीजेपी का राज था, बीजेपी का राज था बोले जा रहे हैं। अमन जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में 1985 से 1985 से हमारे लिए मौत का कुआं गाड़ा गया था, खोदा गया था, सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई। हमारे कश्मीरी परिवार में, कम्युनिटी में जितने भी जो इज्जतदार लोग थे उनको चुन चुन के मारा गया। टिकला टपलू को मारा, प्रेमनाथ भट्ट को मारा, लसा कौल को मारा, गिरजा तक्कू को काटा, सुरेश टिक्कू को काटा, कितने तमाम लोग हर हफ्ते उनको अपने घरों के सामने मार देते थे। डराया, हम लोग को धमकाया, एक माहौल क्रिएट किया कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, यह जगह पाकिस्तान और इस्लामाइजेशन का पूरा कन्वर्शन यहाँ पर होने वाला है। अशोक पंडित, शिकायत ये नहीं है। अशोक पंडित, शिकायत ये नहीं है। 19 जनवरी कांग्रेस पार्टी की शिकायत ये है कि एक तरफा है, वन साइडेड है, वन साइडेड है, एक तरफा है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं आ रहा हूं और ये ना समाज में मतलब डिवाइड पैदा करेगी, उन्माद, ये आपत्ति है। अमन जी, ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म जो कश्मीर में मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, मेरी कौम के साथ हुआ, ये मैं कसम खा के बोलता हूं, सारे मेरी कौम की कसम खा के बोलता हूं कि इस फिल्म में, कश्मीर फाइल्स में, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू 100% करेक्ट है। जाके देखिए मेरी डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद उसको कन्वर्ट, उसको कंपेयर करिए कश्मीर फाइल से। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी हत्या का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तरफा। इस ट्रेजेडी का दूसरा तरफ नहीं है, यह रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है। हमें निकाला गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें मारा गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें जलाया गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए क्योंकि हम हिंदू हैं। यह रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस टेररिज्म था। अमन जी, इस ट्रेजेडी का, इस त्रासदी का कोई दूसरा पहलू नहीं है। यह मैं डंके की अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर इसका दूसरा पहलू नहीं है ना, एक मिनट नहीं है ना, मैं तारिक फतेह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 4.5 सुनिए, एक मिनट रागिनी के पास जाना है। 4.5 लाख लोग एक जगह से अपने घर बार, अपनी जड़ें, अपनी अस्मिता, अपने कल्चर को एक आदमी के बोलने पर नहीं छोड़ सकता कोई। ठीक है, एक तो हम घर से बेघर हुए, एक तो हम काटे गए, ऊपर से आप हंस के टेलीविजन चैनल ये रागिनी ठीक है रागिनी जी, ये है कि ये जख्मों पर, ये कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ठीक, एक मिनट, एक मिनट अशोक भाई, मैं आगे बढ़ सकता हूं आपकी इजाजत हो तो। रागिनी जी, आपत्ति ये है कि इस तरह के सवाल कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है
कि एक तरफा है, वन साइडेड। अच्छा, दूसरा पक्ष क्या है, अगर आप अशोक पंडित को बता पाए, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और एक्सोडस का दूसरा पक्ष क्या है? वो तो उनके धर्म की वजह से उनको मारा गया, काटा गया, बलात्कार हुआ, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है, अगर आप बता पाए रागिनी जी, क्या है दूसरा पक्ष? अमन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, रागिनी को बोलने दीजिए। अशोक भाई एक एक करके बोलते हैं। मैं हाथ जोड़कर कि हमने गोली नहीं चलाई। मैं अशोक पंडित जी, मैं जानती हूँ। रागिनी जी, पहले उन्हें बोल लेने दीजिए, कि हमने किसी को मारा उनको नहीं। बोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, वो व्यथित है, हमने गांधी में उनका बिलीव मन दुखी करके है, उन्हें हमने बोल नॉन वायलेंस में बिलीव किया। ठीक है, ठीक है, अब आप बोलिए रागिनी जी, क्या है दूसरा पक्ष? अमन जी मैं बता रहा हूँ सर एक मिनट में आगे बढ़ जाता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर। अमन जी मैं बता रहा हूँ दूसरा पक्ष। चलिए ठीक है सर, एक मिनट, रागिनी जी बताइए दूसरा पक्ष। अमन, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ, मैं दो बात तारिक बोलना फतेह आ रहा चाहती हूँ। हूँ। सबसे सुधांशु पहले जी तो आ मैं रहा हूँ। ये मैं बोलिए, कहना बोलिए। चाहती हूँ कि अशोक पंडित जी और कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे देश के, जो निकाले गए घाटी से, उनका मन बहुत व्यथित है। उन्होंने बहुत अत्याचार देखा, उनका जीवन पूरी तरीके से बिखर गया। मैं संवेदना के साथ, मतलब मैं जितनी भी संवेदना प्रकट करूं वो कम होगी। और मैं अशोक पंडित जी से इसलिए बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने देखा वो दुखी है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि किसी, आप जैसा कह रहे हैं मैं जख्मों पर नमक तो कभी छिड़कती ही नहीं, पर मुझे ये भी अधिकार नहीं है कि अगर वो किसी बात पर दुखी हैं तो मैं लगातार उनके उस दुख को और बढ़ाऊं। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन मैं एक गैर राजनीतिक बात, एक मानवता और इंसानियत के तकाजे पर एक बात करना चाहती हूँ। मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा। मैंने ये दूसरे शो में भी अशोक पंडित जी से बात की थी। मैं ये सुधांशु जी से भी कहना चाहती हूँ कि दुनिया में त्रासदी पर जो सबसे बड़ा जॉनर है सिनेमा का, उसे होलोकॉस्ट सिनेमा कहते हैं। और उसमें तमाम ऐसी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बनी, जोजो रैबिट हो, पियानिस्ट हो, शिंडलर्स लिस्ट हो, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक हो, द रीडर हो, जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से नस्लवाद के चलते यहूदियों पर शोषण और प्रताड़ना हुई। पर कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने ये ना दिखाया हो कि गैर यहूदी और जर्मन लोगों ने सहायता का हाथ बढ़ाया। अपनी जान को भी दांव पर लगाते हुए उन्होंने यहूदियों को बचाने की कोशिश की। और अगर एक भारत की त्रासदी पर ऐसी फिल्म आती है जो केवल कत्लेआम और नरसंहार और बलात्कार दिखाती है और कहीं पर भी उसमें मानवता और इंसानियत का पुट दिखाते हुए ये नहीं दर्शाया जाता कि इंसानियत के नाते उनकी मदद भी की गई, अपने घरों में छुपाया गया, खाना दिया गया, निकलने में सहायता की गई और वो दूसरी कौम के जरिए हुई, तो मुझे लगता है मैं कि बीच में नहीं टोकता। नहीं ऐसा नहीं, पड़ोसियों ने पता बताया। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। ये नहीं है, ये और दूसरी बात की सारा पड़ोसियों ने पता बताया। नरेंद्र मोदी लगाना चाहते हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। केंद्र में भाजपा के समर्थन की वीपी सिंह सरकार। अच्छा एक बात, एक सवाल है मेरा, एक सवाल। अशोक भाई एक मिनट, अशोक भाई एक मिनट। अगर आप कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हैं, अगर कांग्रेस पार्टी है, तो फिर क्या आज आप, एक मिनट अशोक भाई एक मिनट, अर्थ सत्य होता है। लेकिन रागिनी जी एक सवाल है, फिर सुधांशु जी आ रहा हूं, तारिक फतेह माफी के साथ आपके पास आऊंगा सर। लेकिन रागिनी जी, क्योंकि आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात की कि हाँ मुझे भी दर्द है, सवाल यह है कि फिर जो यासीन मलिक को 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी आवभगत हुई थी, वो यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने एयरफोर्स के 4 अफसरों को मारा, जिसने गंजू की हत्या की, रिटायर्ड जज को मारा, उसकी आवभगत प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, गलत या सही? 2006 यासीन मलिक, हाँ गलत या सही? आईएसआई को रेड कारपेट देके भारत, आईएसआई को रेड कारपेट देकर भारत में बुलाया गया, गलत या सही? नरेंद्र मोदी बिन बुलाए बिरयानी खाने चले गए, एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं कर सकते ना। मेरा सवाल का जवाब दे सकती हैं आप। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत हुई, इतिहास के पन्ने पलटते रहिए। मैं आज कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं ना रागिनी। बताइए, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी आवभगत हुई, गलत या सही? आप तो कश्मीरी पंडितों के साथ ही हैं अभी 2 मिनट पहले रागिनी जी। सारे सवाल आप कांग्रेस मैं पूछूंगा, नहीं मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने पूछा ना वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने जगमोहन का सवाल पूछा, मैं पूछूंगा। चलिए मैं पूछूंगा, अगर आपके दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द है तो आप बोलिए कि यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत गलत थी। सुनकर कान पक गए। अब घर वापसी क्यों नहीं हो रही है कश्मीरी पंडितों की? रागिनी जी, यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत गलत हुई। यासीन मलिक की कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का गुनहगार, प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत, मनमोहन सिंह के साथ उसकी 80वीं तस्वीर, उस गुनहगार की यासीन मलिक की, सही या गलत? तैयार हूं, गलत हुई। बस बात खत्म। सुधांशु त्रिवेदी ये कहते कि आईएसआई को देश में बुलाना गलत था। त्रिवेदी जी अब आप बोलिए, त्रिवेदी जी अब आप बोलिए।
वो बोल रहे और हैं मैं यासीन अगर मलिक ये की कह गलत दें थी कि तस्वीर। साड़ी शॉल डिप्लोमेसी गलत चलिए। थी, मैं कहती हूँ गलत थी। भैया बोल रहे अगर हैं वो ये कह दें कि बिरयानी खाने जाना गलत था, ठीक। अडवाणी जी की जिन्ना पे मजार में जाकर रोना गलत था, तो मैं भी ठीक। कहने के लिए तैयार हूँ, पर चलिए। एक तरफा वार मत करिए ठीक है, कांग्रेस ठीक पार्टी है, पर। बोलिए अब आप सवाल त्रिवेदी जी, पूछिए भाजपा से। त्रिवेदी जी बोलिए अब आप त्रिवेदी जी। देखिए, मैं पहली बात कह दूं, मोदी जी बिरयानी खाने नहीं गए थे और पाकिस्तान में वेज बिरयानी मिलती नहीं। मोदी जी वेजिटेरियन आदमी है, ये वेज बिरयानी सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा आईएसआई का आदमी आया, ये आया, अरे बर्थडे केक खाने गए रागिनी जी होंगे। वो पुरानी एक-एक बात करके हो क्यों गई। गए एक-एक थे? करके। उसके क्या बाद खाने अरे के सुनिए लिए ना, गए चलिए थे? सब मान लिया। क्यों गए अरे थे? आपकी सारी बात मान क्यों ली, गए थे? अरे आपकी फिर सारी बात क्यों मान ली, चले गए? अरे सब मान लिया, आइए मान देखिए, लिया, आपको मान क्या लिया। बोले था? थे? साड़ी अरे शॉल आपकी बात मान डिप्लोमेसी लिया। की। शी जिनपिंग के रागिनी साथ जी, वो झूला आपके क्यों बीच में झूल नहीं रहे बोले थे? थे। नमस्ते मान ट्रम्प, लिया। नमस्ते ट्रम्प क्यों करते हैं? वो आपके बीच में नहीं बोले थे, एक एक करके बोलेंगे। तारिक फतेह भी वेट कर रहे हैं, जल्दी अच्छा, से। 1 मिनट है बस, उसके बाद तारिक फतेह के पास जा रहा हूं। 1 मिनट हाँ, है। तारिक साहब अभी तक बोले नहीं है। हाँ, देखिए, मैं exactly। सिर्फ एक लाइन में हाँ, कह के बस बात जल्दी खत्म से, करता हूं। जल्दी से। अरे मैडम, वो पुरानी बात हो गई, उसके बाद का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला गया, शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा, उनके पैर कांप रहे थे, खुदा के वास्ते अभिनंदन को वापस कर दो वरना आज रात तक इंडिया हमला कर देगा। ये गत कभी हुई पाकिस्तान की आपके दौरे हुकूमत में? ये कौन बोल रहा है? नेशनल असेंबली में बोला जा रहा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, और बोल रहा है पाकिस्तान का विदेश मंत्री। इसलिए जो हमने किया वो बताया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जिसके फिर देखिए आप बीच में बोलने जो लगी। छाप है ना, अरे वो फिर आप बीच में पाकिस्तान बोलने के लगी। ऊपर है आज भी, बांग्लादेश के रूप में 2 टुकड़े कर फिर दिए। भी इससे बड़ा क्या बोलने लगी कारनामा आप। करके दिखाएंगे? और कर सकते हैं तो करके दिखाइए। 3 टुकड़े अब पाकिस्तान के कर दीजिए। यहाँ तो चाइना पाकिस्तान एक्सिस रशिया के साथ बन रहा है और आप गाल बजाने का काम कर रहे हैं। रागिनी कमाल की बात है। रागिनी जी, एक कोशिश है कि आपसे कोई कम भी से एक कम दूसरे ऐसी के उम्मीद नहीं। अब मैंने आपके में कोई भी disturbance बीच में नहीं किया था। बोलेगा, एक एक करके सब बोल रहे हैं। अब मैं रागिनी जी, बिल्कुल वो आपके fact के बीच साथ हूं। 30 क्योंकि अब सेकंड। आप मुझे समय अब मैं नहीं नहीं देंगे। रागिनी जी, सबसे ज्यादा आपको समय दिया गया, ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा आपको समय अरे दिया गया सबसे ज्यादा रागिनी समय आपको मिला, कोई ट्रैक करके जी देख जी लेना। बिल्कुल, हमेशा अब मिला, देखिए पूरा दूसरी मिला, बात। पूरा मिलेगा। 30 सेकंड देखिए- सुधांशु जी, 30 सेकंड। देखिए, श्रीनगर में आखिरी बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा कब फहराया गया? 1988। उसके बाद फहराया नहीं गया। 11 साल के बाद अब अटल जी की सरकार आई तो 26 जनवरी 99, 11 साल के बाद पहला मौका आया जब राज्यपाल झंडा फहरा पाया ऐसे श्रीनगर भी में। झंडा फहरवा हमारी सकते सरकार आने के बाद वो 52 हुआ। साल तक झंडा और रही बात, फहराया आपने जो है। बात कही जर्मनी का आपने उदाहरण दिया, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अभी गलत बात है NIT ये। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, झंडा आपने जर्मनी का फहरा उदाहरण दिया दिया था, उनके तो ऊपर मैं ये केस भी हो कहना गया चाहता हूं, आपने अच्छा PDP उदाहरण दिया। और आपकी ये सरकार बताइए, की आज के जर्मनी में कोई NIT कहता है, श्रीनगर की झंडा फहरा आज दिया के था जर्मनी में कैंपस कोई में, कहता है, उनके खिलाफ फिर केस देखिए दर्ज हो तारिक गया फतेह, था। चलिए मेरे को आगे बढ़ना क्या पड़ेगा, मैं बात माफी है, के साथ। सुधांशु जी? रागिनी ऐसे नहीं, देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले, अभी आपने बोला बोलने दूंगा मैं। मेरे को तारिक फतेह के पास जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी आपकी इजाजत के साथ। तारिक फतेह, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, बहुत देरी से आपके पास आई एम सो सॉरी। मेरा सवाल ये है, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने में भारत में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मतलब ये सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है, ये क्या है? क्या साइकी क्या है सर? तारिक फतेह। ये शुरू से ही है। नेहरू जी चाचा जो थे उनको ये प्रेजेंट करना पड़ता था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो टूनिशिया में हुई वहाँ से स्वारन सिंह को निकाला गया जब जनरल याया खान यहाँ हुकूमत करते थे। शुरू से ही केटर किया गया है हिंदुस्तान की कांग्रेस की हुकूमतों के अंदर द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए आपको हिंदुस्तान में राजा दाहिर का कभी जिक्र ही नहीं मिलेगा। कोई सी भी किताब उठा लीजिए, जिस शख्स ने पहली बार हिंदुस्तान पे हमले के अंदर लाखों जानें कुर्बान दी और जो हिंदू था उसके एलाइज बुद्ध थे, जो आप सोचिए कि अफगानिस्तान और ये कंदहार ये सारा हिंदू इलाका था, उस पे कभी कोई जिक्र ही नहीं है हिंदुस्तान में। क्यों? कि वहां मेरे जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आपके लिटरली ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान आपको। ये तो पहला प्राइम मिनिस्टर है जिससे कोई थोड़ी डर लगता है पाकिस्तानियों को कि वो मिसाइल अंदर घुस गया और वापस भी आ गया, पता नहीं क्या हुआ, तो कुछ बोला नहीं। ये कब तक हिंदुस्तानी अपने आप को गलत कहेंगे? मुझे इस पे एतराज है। आपने पूरे कश्मीर से, मैं पहले कश्मीरी पंडितों को मिला हूं कनाडा में, मेरे सबसे करीब ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं आज कश्मीरी पंडित हैं। क्यों? मुझे सिर्फ ये गुस्सा आता है कि वो इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी अपनी बात नहीं कह पाते। उनको निकाल दिया, उनको भगा दिया सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू हैं।
मैं तो मुसलमान हूं ना, सवाल तो पूछ सकता हूं भाई किया क्या। अरे बेनजीर भुट्टो ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को बेच के सोमालिया, सूडान, पता नहीं कहां कहां से जानवर जैसे लोग भेज दिए कश्मीर में कि हिंदुओं को मारो। और इंडिया के अंदर कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, इतने डर के बैठते हैं आप कि आप अपने मुल्क को बुरा कहते हैं कि वो पंडित जो है अपनी मर्जी से निकल गए। मुझे सबकी स्टोरी पता। मैं वो किताब जो हिंदू इज नॉट माय एनिमी लिखने में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि मेरी आंखें खुल गई कि ये यानी इतने कत्लो आम के बाद भी वो खामोश हैं। खामोशी अरे कभी तो ये कोई कहे ये कश्मीर, अहमद फयाज साहब, कश्मीर फाइल सर सच है। यहाँ हमारे फयाज साहब, टोरंटो में आके लोग देख रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ये मतलब वोट बैंक के चक्कर में होता है, तुष्टीकरण के चक्कर में होता है? इसे मतलब वोट मिल जाते हैं थोड़ा? ये तारीखी बात है। ये बात यह है कि तैमूर का नाम आज भी लोग रखते हैं हिंदुस्तान में। 1000 साल में किसी मुसलमान ने अपना बच्चे का नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा और आप लोग चुप करके बैठे हुए। अहमद साहब, अरबी नाम है, ईरानी नाम है, तुर्की नाम है, सर दुनिया भर का नाम है। बोलिए अहमद साहब, आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं सुधांशु जी और अशोक पंडित रागिनी आपके पास आऊंगा। बोलिए, आप जवाब बोलिए सर। परेशानी ये है कि आज 25 साल के बाद जो सियासत आज तक कश्मीरी पंडित को लेकर होती आ रही है, आज भी वही है। अभी हम डिबेट में देख रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। बीजेपी का ये कहना कि उस वक्त बीजेपी के गवर्नमेंट थी और बीजेपी का फिर नेचुरली इसका कांग्रेस का जवाब ये होगा नहीं कि वहाँ वीपी सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था और गवर्नर उस वक्त जगमोहन था। अब ये बातें मुझे नहीं लगता है कि क्या ये बातें या उसके ऊपर फिर वोट बैंक करना या फिल्म के जरिए पैसा कमाना, और क्या लग रहा है कि ये एक इसका सोल्यूशन है? और इससे ये कश्मीरी पंडित की अगर हम हिमायत की बात करते हैं, क्या इससे उनको कोई फायदा मिल रहा है? मुझे कल भी मैं देख रहा था, आज 3 महीने से कश्मीरी पंडित वहां जगती के कैंप में बेचारे 3 महीने से वो बाहर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं किसी चीज के लिए। आज 25 साल से कौन उनको ये देखा कि भाई उनको रिहेबिलिटेट वापस अपने होमलैंड में अपने भाइयों के साथ वहां कैसे बिठाया जाए, कैसे बसाया जाए, जो उनका असली मुद्दा है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी उनको लेकर पॉलिटिक्स चलाती है। कोई वोट के लिए अब फिल्म आ रही है। वो तो इसलिए है ना क्योंकि 70 साल तक ये छुपाया गया ना भाई, ये बात ही नहीं हुई ना। 32 साल से बात ही नहीं हुई। अब तक तो एक आ गया कि हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं उनके साथ। अब आज 25 साल के बाद इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है फिल्म के जरिए, और जबकि हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। जब वह सिचुएशन 90 में पैदा हो गई, वो हिंदू के खिलाफ नहीं थे, कश्मीरी पंडित के खिलाफ नहीं थे वो सिचुएशन, वो हर एक के खिलाफ हो गई। अब उसमें बेचारे ये माइनॉरिटी में थे, उनको बड़ी परेशानी हुई। सर आप नहीं एक मिनट अहमद साहब, मैं बीच में नहीं टोकता, लेकिन कल को आप कहेंगे फिर नरसंहार ही नहीं हुआ था। आज आप कह रहे हैं कि हिंदू होने की सजा नहीं मिली, कल को कहेंगे हुआ ही नहीं था, कल को कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं, फिर कहेंगे कोई आतंकवादी ही नहीं होते। ये तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। उनके हिंदू होने की उनको सजा मिली, पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को। कौन से मुसलमान का पलायन हुआ था 19 जनवरी की रात को? नहीं ये 50 साल से दिल्ली में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ जमीन पर हूँ और 90 में फिर यहाँ था। सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित, सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित, ये अभी जो मुसलमान कहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित वापस आए और अपने घरों में बसे, आप उनको देने अगर रागिनी जी आपको भी टाइम दूंगा एक एक करके। पहले सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद अशोक पंडित, फिर रागिनी, एक एक करके। पहले सुधांशु त्रिवेदी। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था कि हिंदुओं के होने के चक्कर में पंडितों को भगा दिया गया, ऐसा नहीं था। 3 सेंटेंस से बात खत्म करता हूं, 3 वाक्यों में। पहली बात, कश्मीर के पूरे मामले पे कितना झूठ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा वो झंडा, जो कश्मीर का झंडा हुआ करता था, वो छीन लिया गया है, जब झंडा वापस आएगा तो मिलेगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक आंदोलन दिखाइए जिसमें कश्मीर का वो झंडा कभी रहता हो। झंडा सिर्फ ISIS का दिखता था, झंडा सिर्फ पाकिस्तान का दिखता था। तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखता था, इसका कश्मीरियत से क्या लेना देना था? तो पहला तो फैक्ट ये था। मैं फिर चुनौती से कह रहा हूं, एक कोई आंदोलन दिखाइएगा जिसमें कश्मीर का झंडा हो, ISIS के 50 हो। अब आइए, केरल में कांग्रेस ने क्यों ट्वीट किया? अभी रागिनी जी बोल रही थी। अरे बहुत अच्छा आपने नरसंहार का याद दिलाया। ये बताइए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है जिसने इतना नरसंहार करवाया था।
क्या नाजी पार्टी के साथ आज कोई सरकार में हिस्सेदार है टूट चुके हैं और जर्मनी मैं कहती हूँ ये में? वो और जो मुस्लिम आपने लीग बात नहीं है, कही, जिन्नाबाद। जो जर्मनी के ये अलग नरसंहार मुस्लिम के लीग दोषी है, थे, आप अच्छी तरीके से यहूदियों जानते के हैं। नरसंहार के, अरे ये वही जिन्ना वाली है, जाके हर नेट पे बार चेक कर झूठ, लीजिए। आप क्यों- मुस्लिम लीग आप से कैसे मुस्लिम झूठ लीग बोलने है। लगे अरे हैं आप सुधांशु? छोड़िए, मुस्लिम लीग क्यों कितनी नाम है बार भाई? आप ऐसे क्यों इस मुस्लिम बात लीग को नाम रखते है? हैं और मैं हर बार वही है कहती हूँ, आप मोहम्मद झूठ अली बोल जिन्ना रहे की हैं। मुस्लिम लीग, आप वरना झूठ इसका बोल नाम रहे हैं। बदलिए, जैसे ये मुस्लिम मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का नहीं नाम है, नेशनल जिन्ना वाली, कॉन्फ्रेंस जिन्ना बदला। वाली अब मुस्लिम दूसरा लीग पर बच्चे भाई नहीं रागनी है जी भारत गलत में। बात है, आप झूठ बीच में बोल बोलने रहे हैं लगती हैं। आप अनशन सच झूठ जो बोलती हैं, मैं अपने अच्छा। टर्न का इंतजार करता हूं और आप लगातार बोलने लगती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपने टर्न का इंतजार करिए। आपने जो भी बोला मैंने सुना, आप अपने टर्न पे मेरी बात को पूरा खंड ठीक है, खंड एक- ध्वस्त एक- कर समय दीजिए। खत्म हो रहा अब है, मैं बोलता हूं। नहीं, आपने आएगी बड़ी रागिनी अच्छी जी, आपको बात टाइम कही दूंगा, पूरा नाजियों टाइम की दूंगा। बात। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, अब मैं बात कहता हूं, ये बताइए, यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ था, ठीक? होलोकॉस्ट करने वाले हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइचमैन के नाम के ऊपर सड़क है बर्लिन में। यहां बाबर, तुगलक, औरंगजेब तीनों के नाम पे सड़क है। आज कोई कहता है कि हां मुझे गर्व है हरमन गोरिंग पे, कोई कहता है कि 60 लाख यहूदियों को मरवाने वाले रुडोल्फ हेस के ऊपर मुझे गर्व है, एडोल्फ आइचमैन पे गर्व है। या यहां 2007 में औरंगजेब की 300वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। औरंगजेब के नाम पे रोड होती, जिसे हम हटाते हैं तो आके आपकी पार्टी का विधायक छाती ठोकने लगता है कि यही होना चाहिए। अगर बाबर, तुगलक, औरंगजेब के साथ आज क्यों जोड़ते हो अपने को? जब तक जोड़ेंगे तब तक आप कहते हैं आरोप हम पे लगाते हैं, हम विभाजन कर रहे हैं। आज जर्मनी में कोई गोरिंग, हेस, हिटलर इनके साथ, आइचमैन के साथ अपने को नहीं जोड़ता, पर अच्छा, अफसोस मैं यहां जवाब- जोड़ते भी ठीक, हैं, ठीक। किताबों में भी लिखते थे और महान भी दिखाते थे ठीक। और रोड का नाम भी लिखते थे। इसलिए यहां समस्या है। ठीक। रागनी जी, आपको समझना चाहिए, जो जर्मनी से आपने तुलना की उसका मैंने उत्तर बताया। ठीक, अब आप बोलिए रागिनी, और उसके बाद अशोक पंडित। कोई बीच में नहीं बोलेगा। अशोक पंडित आपके पास आऊंगा, पहले रागिनी जी। देखिए सुधांशु जी, अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि और प्रवक्ताओं की तुलना में सुधांशु जी को झूठ बोलना पड़ रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की पार्टी है और उसका जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। तो ये इस तरीके से तथ्यों को घालमेल करने की बात जो मैंने शुरू में कही कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि झूठ भी सच लगने लगे। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है, अब मैंने आपके कैमरा पर्सन से कहा था जूम करें पर शायद कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 7 दिनों में 10,000 से अधिक लोगों ने छोड़ी घाटी। ये कश्मीरी पंडित अभी भी विस्थापित हो रहे हैं, ये रुका नहीं है विस्थापन। 370 हटने के बाद भी एक हफ्ते में 10-10 हजार कश्मीरी पंडित हैं जो कि घाटी छोड़कर जा रहे हैं। इनकी घर वापसी के लिए भाजपा क्या करेगी, इस पर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा मुझे संख्या बताइए, 8 साल मोदी जी के, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के, 14 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों को आप वापस घाटी में लेके गए, उनकी घर वापसी हुई, इस पर कोई जवाब आज नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने राज्यसभा में एक कश्मीरी पंडित को सांसद बनाकर भेजा है, विवेक तनखा को। आपने कितने कश्मीरी पंडितों को राज्यसभा में या लोकसभा में भेजा, मुझे बताइए उनका क्या सशक्तिकरण किया? कुछ नहीं बताया इन्होंने। कितनों को नौकरियां दी, कितनों को ट्रांजिटरी होम्स बना के दिए, कितने टेनमेंट्स दी। यूपीए सरकार जो 2500 से 10,000 रुपए महीने का भत्ता देती थी, उसमें कितना आपने ये सवाल बढ़ाया? अशोक पंडित, ये मरहम पहले लगाने अशोक की पंडित बात है अमन जी। ठीक, अशोक इस पर पंडित कोई जवाब वो कह रहे हैं कि फिल्म बनाने से घर वापसी थोड़ी ना हो जाएगी कश्मीरी पंडितों की। विनोद कापड़ी बना रहे हैं। नहीं, फिर मत नाम लीजिए भाई, मेरी डिबेट स्पॉइल होती है। मत रुक जाइए, नाम मत लीजिए ना बाहर किसी और। रुक जाइए, छोड़िए। वो फिर बर्निंग ट्रेन वाले पे बनाया ना फाइन। बर्निंग ट्रेन जो थी ना, जो जिसमें कार सेवकों को 56 कार सेवकों को जिंदा जला दिया था, जिसमें अंदर से आग लगी थी। वो कह रहे हैं, वो रिपोर्ट आती है कि अंदर से आग लगी थी, बाहर से किसी ना, उसकी बात करें ना, फिर डायरेक्ट एक्शन डे पर भी बना दे वो। खैर छोड़िए ना रागिनी जी, एक एक करके बोलते हैं। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, वो 56 कार सेवकों को जलाया था ना, उस पर बनाकर दिखा दें वो एक बार। खैर बोलिए आप अशोक पंडित, अब आप बोलिए कि ये कहा जा रहा है, जो अहमद साहब कह रहे हैं कि हिंदू होने की वजह से ही पंडितों का नरसंहार और ऐसा नहीं है भाई। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। 19 जनवरी 1990 की रात को जो हुआ था। बोलिए आप अशोक पंडित। अमन जी, कोई ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, या किसी ने अपने आप में एक सोच डाल चुका, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। कश्मीरी पंडित जो है वहां पर पढ़ाता था, डॉक्टर था, एजुकेटेड कम्युनिटी थी, उसने तो आज तक, इवन अभी तक, कभी भी किसी कश्मीरी मुसलमान के ऊपर या किसी के खिलाफ कोई गंदी हरकतें नहीं की, बात नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। इनफैक्ट हम दरगाहों में भी जाते थे और हम कोशिश करते थे कि सब कुछ सब सही रहे, क्योंकि माइनॉरिटी में थे वहां पे वैसे भी।
कारण क्या हो सकता है कि हमें हमें निकाल के मारना और हमें निकालने का? कारण एक ही है दोस्त, कारण ये है कि हमारा जो कश्मीर में प्रेजेंस था वो इंडिया का प्रेजेंस था, वो हिंदुस्तान का प्रेजेंस था। हम घंटियां मंदिर की बजाते थे, हम हिंदुस्तान के झंडे को सलाम करते थे। तो जो वहां पर इस्लामीकरण की पूरी कोशिश हो रही थी पाकिस्तान के सपोर्ट से, वो उसमें अड़चन थी। तो क्या तरीका था? बेस्ट तरीका यह था कि इस पूरी की पूरी कौम को इस पूरे वैली से बाहर निकालो, और इस पर षड्यंत्र रचता गया, इसी की पूरी कोशिश होती गई, और इन्होंने वो सक्सेसफुली उसको किया, क्योंकि काफी सालों से इस पर मेहनत हो रही थी, और पूरा प्री प्लान्ड तरीके से एजेंडा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे पैसों के साथ, ताकत के साथ, पूरे सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के इन्होंने हमको बाहर निकाला, डरा के, धमका के। अब मैं आ रहा हूं रागिनी जी की बात के पास। रागिनी जी ने कहा कि जब हमारा एक्सोडस हुआ, जब हमारा जलावतन हुआ, जब हमारा वहां से पलायन हुआ, तो बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया। रागिनी जी, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए और उन्होंने स्लोगन चिल्लाए, हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी पंडितों, अपने बीवियों को और बेटियों को यहां पर छोड़ के जाओ। कौन थे वो लाखों लोग जो सड़कों पे आए थे? किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज तक एक भी कश्मीर के मुसलमान ने ये नहीं कहा, आज तक किसी ने ये नहीं कहा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सबका। मैं वाइंड अप टाइम में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अलग अलग इलाकों से रूस की फौज ने इन टैंकों और तोपों को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही दुश्मन के कुछ हथियार भी जब्त कर लिए। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के खार्किव में फिर भारी तबाही हुई, जिससे वहां कई लोग घायल हो गए, जबकि कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और वहां हुई ये बमबारी इतनी तेज थी कि हर सेकंड में 15 से 20 धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में लगातार तेज रोशनी उठती थी, फिर वो इलाका धुएं से भर गया। इसके बाद जब वहां से अंधेरा छटा तो तबाही की पूरी तस्वीर नजर आई। रूसी सेना के हवाई हमलों से खार्किव की कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। वहां जितनी दूर तक नजर दौड़ाई गई वहां मलबा ही मलबा नजर आया। साथ ही सड़क पर कई टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी मिली। इसी मलबे से आग की लपटें भी उठती दिखीं, जिसे दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया। जबकि यूक्रेन के सुमे शहर के कई रिहायशी इलाके इस जंग में पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की, और सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि एक के बाद एक कई गोले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया। आरोप लगा कि रूस ने इस कार्रवाई के जरिए जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि रूसी सेना ने रात भर शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए। बमबारी के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में सुमे शहर के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस बीच रूस के सामने जंग के मैदान में पिछले 19 दिन से डटे यूक्रेन ने आसमान में अपनी ताकत को परखा। इसके लिए यूक्रेन की एयरफोर्स ने कई लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दुश्मनों पर कहर ढाने वाले यूक्रेन के लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान में दुश्मन के विमान को छकाने और उन्हें तबाह करने की ताकत को आजमाया गया। दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना के जवान जमीन से दुश्मन पर प्रहार करने की ताकत को परखते दिखे। रडार की मदद से पहले ठिकाने तय किए गए और फिर उन पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो रॉकेट लॉन्चर की मदद से आसमान में उड़ते दुश्मन के बम बरसाने वाले विमानों को टारगेट करने का अभ्यास करते नजर आए। उधर रूस की सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आसमान से रूसी फौज के सैन्य ठिकाने पर निशाना साधा गया, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही वहां मौजूद ट्रकों के परखचे उड़ गए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने के बाद छिटक कर इधर उधर जा गिरे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के उस सैन्य ठिकाने में आग लग गई और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ भारी मात्रा में धुआं भी उठता दिखाई दिया। वहीं जंग के 19वें दिन मारियोपोल शहर में यूक्रेन और रूस के बीच फिर भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया।
जिसके कुछ वीडियो भी उसकी ओर से जारी किए गए। इनमें एक वीडियो में यूक्रेन की फौज हवाई हमलों के जरिए रूस के टैंकों को एक के बाद एक निशाना बनाती नजर आई। बताया गया कि रूस के ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सेना दुश्मन के टैंकों पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उन्हें ढेर कर दिया। जलते हुए टैंकों और उनसे निकला हुआ धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इसी तरह मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके में भी रूसी सेना के काफिले में शामिल कई टैंक यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में नष्ट कर दिए। ये हमले इतने सटीक थे कि वहां की एक सड़क पर रूस के कुछ टैंक आग के शोलों में घिरे दिखे, जबकि कुछ हमले से कबाड़ में तब्दील हो गए। खबर है कि इन हमलों में रूस के कुछ सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने इस जंग में रूसी सेना के कई उपकरणों और हथियारों को नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें जंग में तबाह हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के टुकड़े जमीन पर बिखरे दिखे। इसके अलावा वहां बड़ी मात्रा में कबाड़ बन चुके हथियार भी नजर आए। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से काफी दूर तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। असल में तबाही का ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसे उसके एक जवान ने बनाया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुतिन की आर्मी को इस जंग में कितना ज्यादा नुकसान हुआ। यही नहीं, दोनों देशों में जारी जंग के बीच रूस की सेना के एक ट्रक को भी यूक्रेन के सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक आग के गोले की तरह नजर आया। आग इतनी भयंकर थी कि उसके टायर पिघलकर वहीं जम से गए। साथ ही उससे निकलता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद वहां पहुंचे रूसी सैनिकों ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा वहां मौजूद एक और ट्रक को यूक्रेन के जवानों ने निशाने पर लिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद दिखाई दिया। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया और सारे हथियारों को बचा लिया गया। उधर रूस की सेना को रोकने के लिए आम लोगों ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी। पुतिन के जवानों को घेरने के लिए इन लोगों ने जाल बनाने का बड़ा अभियान चला दिया। और इसी की एक तस्वीर ओडेसा इलाके से सामने आई, जहां कुछ लोग जाल में कपड़ों की कतरन बांधते दिखाई दिए, ताकि ये जाल लड़ाई के दौरान